हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में, और हम जानेंगे कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और पिछले कुछ सालों में वो लगातार पूछे भी जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक, लेमा क्या होता है। Lemma is a proven statement which is used for proving another statement। बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे इस टॉपिक की, लेमा की, कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है बच्चों, जो कि यूज किया जाता है दूसरे अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और भी डेफिनेशन मैं आपको इसकी प्रोवाइड करा देता हूं, और लेमा is a statement that is thought to be true and is used as a basis of testing the truth of another statement। ओके बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए कि क्या होता है लेमा। इसी टॉपिक पर बेस्ड हम एक और टॉपिक, अपना अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है बच्चों इक्वलेट डिवीजन लेमा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में। तो आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे बच्चों कि क्या होता है इक्वलेट डिवीजन लेमा। नाउ इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, then there exists whole numbers Q and R such that A बराबर BQ plus R, where R is greater than equals to 0 and less than B। यहाँ पर मैं इन सिंबल्स को डिनोट कर देता हूँ कि ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, A जो है वो होता है डिविडेंड, B is divisor, Q is quotient, and R is remainder.
यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट प्लस, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड टॉपिक, इक्विलेट डिवीजन लेमा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एल्गोरिथम। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स that must be used to solve a particular problem. देखिए बच्चों, तीसरा टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ भी नहीं, बस कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे डेफिनेशन है एल्गोरिथम की। इस टॉपिक पर बेस्ड हम अपना अगला टॉपिक को पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या मैं लिखता हूं, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट the highest common factor or we can say HCF, highest common factor of two positive integers say A and B, say A and B, where A is greater than B in the following steps. In the following steps। देखिए बच्चों, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम कुछ और नहीं बल्कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा HCF होता है उसको कंप्यूट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स ही है। तो आइए वो देखते हैं कि वो क्या रूल्स हैं, वो क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1, क्योंकि A बड़ा है बच्चों B से, तो हम लिखेंगे डिवाइड A by B, divide A by B and we get quotient Q and remainder R। डिवाइड A by B एंड वी गेट, हमें मिल जाएंगे क्वोशिएंट मिलेगा हमें बच्चों Q एंड रिमाइंडर R, रिमाइंडर R मिल जाएगा, सच
सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। बच्चों ये जो है ये यहाँ से आया है, ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, सपोज यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर B। अगर B हमारा डिवाइसर है तो यहाँ लिखा जाता है बच्चों, और A हमारा डिविडेंड है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए कि Q टाइम्स, यहाँ पर हमने B को Q टाइम्स मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया और इसको हम सब्सट्रैक्ट करके हमारा बच जाता है रिमाइंडर R। इसको इस तरीके से ना लिख करके मैं इस तरीके से बॉक्स बना देता हूँ जिससे कि हमें ज़ीरो नहीं लगे, ज़ीरो नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आ जाता है और इसी को ही हम कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं, A विच इज़ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट BQ प्लस R। और बच्चों ये जो R होता है ये हमारा इस डिवाइसर से बड़ा नहीं होना चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इससे छोटा रहता है। तो देख लीजिए जाए कि जो R होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और ये छोटा रहेगा हमेशा डिवाइसर से। आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करा करके देख लीजिए और देखिए कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई वो करेंगे या नहीं। तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई करेंगे। ये छोटा होगा बच्चों B से। तो यही है बस हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस कुछ डिनोशंस को हमें याद रखना है, इसकी लैंग्वेज को हमें याद रखना है बच्चों कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और फिर जो हमने ये डिनोट किया है कि Q और R ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों रिमाइंडर 0 भी बच सकता है, Q मतलब डिवाइड करने पर 0 टाइम्स भी आ सकता है, तो ये दोनों हमारे होल नंबर रहते हैं, और R पर्टिकुलरली B से बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो बस यही है हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो कि हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया। तो इसमें स्टेप 1 हम देख रहे थे बच्चों कि डिवाइड A बाय B एंड वी गेट क्वोशिएंट Q एंड रिमाइंडर R सच दैट इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और वो R क्या होना चाहिए बच्चों, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए B से। देखिए, देखते हैं नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है हमारा। देखिए बच्चों, स्टेप 2, स्टेप 2। देखिए, पहले स्टेप में हमें रिमाइंडर कुछ मिल गया होगा। नाउ इफ रिमाइंडर इज 0, अगर बच्चों हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो HCF ऑफ ए बी के बीच में जो HCF होगा वो B हो जाएगा, जो डिवाइसर होता है वही हमारा HCF बन जाएगा। नाउ इफ R नॉट इक्वल्स टू 0, अगर R बच्चों 0 नहीं है तो हम क्या कर लिखेंगे, इफ R इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे फॉर B एंड R। B और R के बीच में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि ये कंडीशन है, वहाँ पर यहाँ पर हम B और R के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे
अगर R 0 नहीं आता है तो फॉर बिटवीन B and R then apply equivalent division lemma for B and R till R becomes 0। जब तक कि बच्चों R 0 नहीं आ जाता तब तक कि B और R के बीच में हमें इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को लगाए चले जाना है। तो ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 होगा डिवाइसर इन द लास्ट। जो डिवाइसर होगा लास्ट स्टेप में, जिसमें हमें रिमाइंडर बच्चों 0 रिसीव हो रहा होगा, उसमें जो डिवाइसर होगा वो HCF कहलाएगा। फिर डिवाइसर इन द लास्ट स्टेप इज द रिक्वायर्ड HCF। तो आप नोट कर लीजिए, इस डिवीजन एल्गोरिथम पर, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम पर अभी हम एक सवाल आपको लगवाते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, इस पे जो सवाल आएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या कि कंप्यूट HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें HCF कंप्यूट HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम नंबर्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन किन नंबर्स का हमें HCF लेना है। तो दोज नंबर्स आर 135, सपोज 135 और 45। देखिए अब बच्चों, ये दो नंबर्स हैं जिनका हमें HCF लेना है। तो हम लिख लेते हैं पहले तो कि यहाँ पर याद रहे आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन HCF नहीं लेना है। तो क्या करना है स्टेप में, देखिए पहला स्टेप क्या है, डिवाइड A बाय B और उससे हमें मिल जाएंगे Q एंड R। Q और R हमको बच्चों मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो A है वो कौन सा है और B कौन सा है, ये कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए जब यहाँ पर हमने लिखा था तो हमने A को बड़ा बताया है B से, तो A जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करना है B से जो बड़ा होगा। तो बड़ा वाला हम A सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ A बराबर 135 एंड B बराबर 45। तो यहाँ पर हमने लिखा 135, यहाँ पर बच्चों हमने लिख लिया 45। तो अब हम डिवाइड करते हैं इसको। 45 2 ज़ा 90, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, या देख लेते हैं 45 3 ज़ा 45 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12 13, नो एग्जैक्ट 135 आ रहा है। तो 45 3 ज़ा में ये चला जाएगा 135। तो रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो स्टेप 1 में क्या बताया जा रहा है, स्टेप 2 में इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू B। B वाला जो डिवाइसर होगा हमारा वो बच्चों इसका HCF कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिवाइसर है विच इज 45 और 3 टाइम्स करने पर हमको रिसीव हो रहा है 135 और रिमाइंडर बच रहा है 0। नाउ इफ हेयर इसको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में हम कैसे लिख पाएंगे बच्चों, देख लेते हैं। 135 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों 0। नाउ हेयर यहाँ पर अब लिख दीजिए हेयर रिमाइंडर
रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा बच्चों? HCF इज द डिवाइसर जो होगा हमारा उसी स्टेप का, वो हमारा बच्चों HCF कहलाएगा। डिवाइसर, HCF इज द डिवाइसर, तो वो क्या है? 45 हमारा HCF। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज को। सपोज इस एग्जाम्पल में बच्चों हम ले लेते हैं ये दो नंबर, सपोज 125 एंड 35। तो 125 और 35 में देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमने लगाया इसमें इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, तो 125 डिवाइडेड बाय 45। तो अब देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा 2 ही बार जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमने किया था तो 3 बार एग्जैक्ट आ रहा था। अब ये कुछ नंबर जो है 125 इससे कम हो गया है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार जाएगा। तो 45 2s are 90, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो बचेगा बच्चों 35। तो देखिए इसमें जब हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लगाया, अप्लाइंग हम लिखेंगे स्टेप में, अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 125 को बच्चों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइसर विच इज 45। यहाँ पर 45 कर लीजिए डिवाइसर, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हमारा जो डिवाइसर था वो 45 था। तो ठीक है, 125 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइसर इज 45 इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और जो प्लस करेंगे वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 35। तो यहाँ पर अब हम फिर से अपने एल्गोरिथम पर देखेंगे कि एल्गोरिथम हमें क्या बता रहा है। क्योंकि हमने स्टेप 1 में डिवाइड कर दिया था बच्चों A को बाय B, और हमने ऑब्टेन कर लिए थे Q और R ऑब्टेन करने के बाद स्टेप 2 कह रहा है अगर रिमाइंडर 0 है तो HCF B हो जाएगा। लेकिन हमारे इस सवाल में HCF डिवाइसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिल रहा है। तो रिमाइंडर अगर बच्चों 0 नहीं है तो अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, लेकिन किसके बीच में अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा? B के बीच में और R के बीच में। बच्चों इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हमें फिर से लगा देना है बिटवीन B एंड R। तो B तो ये था बच्चों, ये था B, और R ये था। अब ये छोटा है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा करके आप फिर से इस नंबर को लिख लीजिए। इसके बीच में हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेवल लगा रहे हैं, ठीक, डिवाइड कर रहे हैं 45 को 35 से। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो 35 1s are 35, आंसर इज, रिमाइंडर इज 10। तो यहां पर जब हमने बच्चों इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लगाया तो हमको क्या मिल गया? अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा फॉर 45 एंड 35, या हम बोल सकते हैं अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा बिटवीन 45 एंड 35। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 यहाँ पर हो गया अब बच्चों डिविडेंड, जो कि पिछले स्टेप में डिवाइसर था। तो 45 इज इक्वल्स टू 35 1s are 35, क्योंकि क्वोशंट इज 1, प्लस लगा करके लिखेंगे बच्चों। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10, 10 इज रिमाइंडर। तो क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अब इसी स्टेप को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा बच्चों 0 नहीं आ जाता। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 10 है, अब जो रिमाइंडर है वो ये है और जो B है वो ये है। अब पिछले वाले से कोई मतलब नहीं है। अब हम फिर से इस 35 को यहाँ लिख लेंगे, तो 10 3s are 30, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा बच्चों 5। तो यहाँ पर भी लिख देंगे R not equals to 0, अगेन अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो बिटवीन, अब हम किस किस के बीच में लगा रहे हैं बच्चों? 35 और 10 के बीच में, 35 और 10।
यहाँ पर जो पहले लिखा होगा वो डिवाइसर होगा और ये रिमाइंडर होगा। तो 35 और 10 के बीच में हमें इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लगाना है बच्चों। अब देखिए 35 बराबर डिवाइसर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 5। तो ये 5 हो गया यहाँ पर रिमाइंडर। यहाँ पर भी बच्चों रिमाइंडर इज नॉट 0, तो अप्लाइंग अगेन इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगेन अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर 5 है, तो ये डिवाइसर फिर से यहाँ पर आ जाएगा ना। 5 2s are 10। यहाँ पर बच्चों रिसीव हुआ हमको रिमाइंडर 0। तो याद रहे, इसको ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। जहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाए बच्चों, वहीं का ही डिवाइसर नोटिस कर लीजिएगा। क्या? डिवाइसर। तो जो डिवाइसर होगा यही हमारा ये डिवाइसर हमारा कहलाएगा HCF, जो कि ये स्टेप थर्ड बता रहा है हमको। स्टेप थर्ड, डिवाइसर इन द लास्ट इज द रिक्वायर्ड HCF। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये बन गया था R नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों किस के बीच में? 10 और 5 के बीच में। 10 और 5, तो 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0। हेयर R बराबर 0, क्योंकि R 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर जो इस स्टेप में डिवाइसर होगा, याद रहे डिवाइसर इन द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइसर है बच्चों वो है 2। डिवाइसर इन लास्ट स्टेप इज 5 is the required HCF। ओके बच्चों, जहाँ तक है आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो।